आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैव विविधता क्या है, अंग्रेजी में से हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता के क्या क्या स्तर हैं, लेवल्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, जैव विविधता क्यों जरूरी है, क्या उसका महत्व है, और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। इन महत्वपूर्ण विषयों पे हम बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटीज के जो हॉटस्पॉट्स हैं भारत में, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसकी परिभाषा पे। ठीक है, जैव विविधता पे। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विविधता। जैव का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन, और विविधता मतलब भिन्नता। अंग्रेजी में इसे तोड़ेंगे तो ये होगा बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब भी होता है जीवन, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। आसान भाषा में अगर इसे समझना हो कि जैव विविधता क्या है, तो हम कहेंगे कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, वे अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं। आप सबको मालूम होगा कि इस पर्यावरण में असंख्य पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इनमें जो भिन्नताएं होती हैं, अंतर जो होता है, इस भिन्नता को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे स्थल में मरुस्थल हो गया, वन हो गया। ठीक है, जल मंडल में आप जाएं तो तालाब हो गया, नदी हो गई, समुद्र हो गया। तो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, उनका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र है। असंख्य तरह के जीव जंतु हैं, छोटे छोटे पादप हैं। जंगलों में कई तरह के जीव हैं, वो रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। मरुस्थल में कई तरह के जीव रहते हैं। वो इस पृथ्वी पर जल, स्थल और पर्वतों तक जहां कहीं भी आप देखें, जीवों में जो विविधता पाई जाती है, जो डाइवर्सिटी है जीवन की, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को हम एक प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं, जिससे हमारा जीवन क्या होता है, चलता है। और जैव विविधता को बनाए रखना मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए वर्ष 2010 को वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता ईयर वर्ष घोषित किया गया था। इसका इतना महत्व है कि कैसे जैव विविधता को बनाए रखना हम मानवों के अस्तित्व के लिए और इस पर्यावरण के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। आई बात समझ में? तो अब हम जानेंगे कि जैव विविधता के कौन कौन से स्तर होते हैं, लेवल क्या क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, उसे हम समझ लेंगे कि जैव विविधता किन किन स्तरों पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, किन किन स्तरों पे उसे हम बांट सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब है जैव विविधता के स्तर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो 3 स्तरों में बायोडाइवर्सिटी को देखा जाता है। पहला आनुवांशिकी विविधता, जिसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा है प्रजाति विविधता, जिसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं अंग्रेजी में। और तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके बारे में काफी बात की है। ठीक है, आनुवांशिकी विविधता से मतलब होता है बच्चे कि एक ही प्रजाति के जीवों में जीन्स के कारण, ठीक है, अंतर पाया जाता है, अलग अलग अंतर पाया जाता है उनकी रचना में, उनके गुणों में, उनके व्यवहार में। इसको कंट्रोल करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इस वजह से ये अंतर पाया जाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मनुष्य क्या है, एक प्रजाति है ना, लेकिन वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं, ठीक है ना, अफ्रीकन मूल के जो लोग हैं, उनकी कद काठी, ठीक है ना, क्या हम लोगों की कद काठी की तरह होती है? अलग होते हैं ना वो, ठीक है ना, हम अलग होते हैं। किसी की आंखें भूरी होंगी, किसी की आंखें काली होंगी, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, ठीक है ना। तो है तो सभी मनुष्य, लेकिन जीन्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हुए आती है, वह हमारी कद काठी को, हमारे गुणों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। उसके हिसाब से हमारी कद काठी और गुण होते हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि हमारे चेहरे पे ये जो नाक है, हो सकता है या हमारे नानी की नाक से मिलती जुलती हो, हम तय नहीं कर पाते, क्योंकि जीन्स जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है।
वह हमारे गुणों को, हमारे कद काठी को बनाता है। और ये सिर्फ मनुष्यों के नहीं, कुत्ते भी हैं, पर कुत्तों में भी आप देखेंगे कई प्रकार के कुत्ते होते हैं कि नहीं है। कुछ के बहुत बड़े बाल होंगे, कुछ की आंखें अलग होंगी। तो ये सब किसकी वजह से होता है? जीन्स की वजह से होता है, ठीक है ना। तो पहला जो विविधता का स्तर है वह आता है अनुवांशिकी विविधता। आगे बात समझ में कि जेनेटिक्स, जीन्स के कारण विभिन्न विभिन्न प्रजातियों में जो अंतर पाया जाता है, ठीक है। जैसे घोड़े हैं, तो घोड़ा तो एक प्रजाति है, लेकिन उसमें भी कई तरह की किस्में होती है, ठीक है ना। तो ये जो अंतर होता है उसे हम अनुवांशिकी विविधता कहते हैं। दूसरा है कि प्रजाति विविधता। जैसे कि मनुष्य एक प्रजाति है, ठीक है, चिंपैंजी एक प्रजाति है, शेर एक प्रजाति है, बंदर एक प्रजाति है, अलग अलग प्रजाति है ना। तो प्रजातियों में विविधता आती है। और ये देखें आप कि प्रजाति विविधता में एक प्रजाति अपने प्रजाति के लोगों से ही प्रजनन कर सकता है, ठीक है ना, और उस पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे बंदर वो साथ होंगे तो नया बंदर पैदा होगा, मनुष्य वो साथ होंगे तो नया मनुष्य पैदा होगा। आई बात समझ में। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, एक प्रजाति की जो डिफरेंसेस होते हैं वो दूसरी प्रजाति से कैसे अलग है। बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, उनकी भी अलग अलग स्पीसीज है। जीव जंतु है, उनकी भी अलग अलग क्या है, प्रजातियां हैं। तो जो दूसरा बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है वह होता है प्रजाति विविधता। इस प्रजाति विविधता में जीन्स का बिल्कुल अंतर होता है, डिफरेंट जीन्स होते हैं, ठीक है। मनुष्य के जीन्स अलग होंगे, बंदर के अलग होंगे, ठीक है ना, शेर के अलग होंगे। तो प्रजाति विविधता में जीन्स का अंतर साफ तौर पे देखने को मिलता है। हालांकि कुछ निकट की प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके जीन्स मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद भी यह विविधता पाई जाती है कि मनुष्य, ठीक है ना, मनुष्य और चिंपैंजी, ठीक है ना, मनुष्य और चिंपैंजी जो है इनके 98.4% जीन्स जो है वो एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या है, चिंपैंजी एक अलग प्रजाति है और मनुष्य एक अलग प्रजाति है। क्या मनुष्य और चिंपैंजी मिलकर के नई पीढ़ी बना सकते हैं? संभव नहीं है। आई बात समझ में। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग तरह की प्रजातियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये भी बायोडाइवर्सिटी का एक लेवल होता है। प्रजातीय जो विविधता है इसको मापने के दो पैमाने हैं जिससे इनको मापते हैं। पहला होता है शैनन वीनर इंडेक्स, होता है शैनन वीनर इंडेक्स, और दूसरा होता है सिम्पसन इंडेक्स। इससे हम प्रजातीय जो विविधता होती है उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट उसका करते हैं, उसको हम मापते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट में पारिस्थितिकी विविधता। आप सब पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित हैं। आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में, इस विश्व में असंख्य पारिस्थितिकी तंत्र हैं। मरुस्थल पर अलग, जंगलों में अलग, झीलों में अलग, नदियों में अलग, तालाबों में अलग, समुद्र में अलग, ठीक है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग तरह की प्रजातियां रहती हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु क्या होते हैं, रहते हैं। जैसे कि वन है, समुद्र है, नदी है। तो आप देखें कि समुद्र में ही कितने सारे जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे छोटे छोटे शैवाल, छोटे छोटे पादप भी होते हैं। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इससे सम्मिलित जो विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, वह भी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वह तीसरा स्तर होता है। और इसको मापना बहुत कठिन होता है, इसको मापना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर असंख्य असंख्य पारिस्थितिकी तंत्र हैं और उस पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों में तमाम तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। इनको हम सम्मिलित रूप से, इसमें जो विविधता होती है वो पारिस्थितिकी विविधता होती है। और यह तीसरा स्तर होता है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। स्पष्ट है बच्चे? समझ में आ गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके तीनों स्तर समझ में आ गए। अनुवांशिक विविधता क्या है, प्रजाति विविधता क्या है, और पारिस्थितिकी विविधता क्या है। स्पष्ट है? चलिए अब हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का महत्व क्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जैव विविधता का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। प्रारंभ में ही मैंने कहा कि जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है, उपयोगी जरूरी प्राकृतिक संसाधन है, जिससे मनुष्य का जीवन उस पर क्या होता है, निर्भर होता है। या जितने भी जीवित लोग हैं उस सबका जीवन एक दूसरे से क्या होता है, संचालित होता है, कहीं ना कहीं
एक दूसरे के बीच में उनका एक गहरा संबंध होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में भी हमने पढ़ा था कि जैव घटक का अपने अजैव घटक के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जीवन तभी संभव है जब जीवन के लिए उपयोगी चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, तो क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा उपभोगी मूल्य, कंजम्पटिव यूज वैल्यू। इसका मतलब यह होता है कि जैव विविधता से उत्पादित चीजें जिनका इस्तेमाल सीधे मनुष्य कर लेता है, जैसे कि भोजन, जंगलों से प्राप्त जो फूड होता है वह सीधे मनुष्य क्या करता है, उसका इस्तेमाल कर लेता है, या ईंधन। ठीक है, तो यानी कि एक जो वन है, जंगल क्या है, वह जैव विविधता का एक उदाहरण है ना। उससे उत्पादित जो चीज है उसका इस्तेमाल मनुष्य सीधे सीधे कर लेता है। इसे हम कहते हैं उपभोगी मूल्य, कंजम्पटिव यूज वैल्यू, जिसमें कि क्या हो गया, वन से प्राप्त भोजन और ईंधन इसमें शामिल होता है। डायरेक्ट यूज हम उसका करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरा जो है वह है फूड, भोजन। बायोडाइवर्सिटी फूड देता है, भोजन देता है। आई बात समझ में ना। अब आप खाद्य श्रृंखला को याद करें, फूड चेन को याद करें, है कि नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे उत्पादक से ऊर्जा ग्रहण करता है, फिर वहां से द्वितीयक, वहां से तृतीयक, होता है कि नहीं होता है। तो फूड चेन का श्रृंखला क्या हो रहा है, चल रहा है। तो जैव विविधता, ठीक है, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भोजन, फूड यानी कि एनर्जी का सोर्स होता है। इससे हमें फूड प्राप्त होता है। जो मांसाहारी जीव हैं वो मांस खाते हैं, वह मांसाहारी जीव भी एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो रहते हैं वह भी क्या होते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। कैसे, जैसे कि छोटी मछली कीड़े मकोड़े को खा रही है, उसको बड़ी मछली खा रही है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में है कि नहीं है वो। ठीक है, बड़ी मछली छोटी मछली से क्या है, अलग है। कीड़ा छोटी मछली से क्या है, अलग है। तो जैव विविधता भी है और दोनों के बीच में फूड सप्लाई भी चल रहा है। तो फूड के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, औषधि के लिए, मेडिसिन के लिए विश्व की लगभग 15% जो जनसंख्या होती है, 15% जनसंख्या जो होती है वह दवाइयों के लिए, औषधियों के लिए वनों जंगलों से प्राप्त होने वाले जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो पत्तियां हैं या कुछ पौधों के जो जड़ हैं, उन पे भी क्या होती है, वो जनसंख्या निर्भर करती है। ठीक है ना। और आप देखें कि जो हमारा आयुर्वेद है, ठीक है ना, या जो होम्योपैथ है, उसमें भी इसका बहुत रोल है ना। बहुत सारी जो दवाइयाँ आज भी गांव में देखें तो जड़ी बूटी का इस्तेमाल लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारी बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो औषधियों के लिए, मेडिसिन के लिए भी जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके अलावा ईंधन, फ्यूल, ईंधन के लिए भी वनों का, जंगलों का, लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। आज चलिए, आज हमारे पास बहुत बिजली है, ठीक है, आज हमारे पास गैस सिलेंडर है, आज हमारे पास संसाधन बढ़ गए हैं। लेकिन किसी जमाने में जब ये सारी चीजें नहीं थी तो ईंधन के लिए लोग किस पे निर्भर करते थे, लकड़ियों पर निर्भर करते थे। सर्दी में अगर ठंड लग रही है तो भी लकड़ियों पे ही उनकी निर्भरता होती थी। आज भी वनों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनकी निर्भरता ईंधन के लिए वनों पे होती है। तो जो वनों से प्राप्त होने वाली जो लकड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल हम ईंधन के लिए करते हैं, वह भी क्या है, जैव विविधता के रूप हैं और उसका हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक वैल्यू, जैव विविधता का एक सोशल वैल्यू भी है। इसका एक पर्सपेक्टिव, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम पूजते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से उनका हम महत्व मानते हैं। जैसे कि पीपल का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, नीम का पौधा हो गया। ठीक है, बहुत से ऐसे जैसे जानवर, जैसे कि गाय हो गई, गाय को भी हिंदू धर्म में क्या करते हैं, पूजते हैं, मानते हैं। ठीक है ना, उसकी पूजा करते हैं। तो जैव विविधता का संबंध इंसान के सामाजिक मूल्य से भी है, सोशल वैल्यूज से भी है। ठीक है ना। और पर्यावरण को सोशल वैल्यूज से इसलिए जोड़ा गया कि मनुष्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सके, उसकी रक्षा कर सके। तो सामाजिक मूल्य जो है वह भी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें कि हम बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको पूजते हैं, उनको घर में लगाना शुभ माना जाता है। ठीक है ना।
और ऐसा माना जाता है कि इन पौधों को लगाने से बहुत सारे रोग नहीं आते हैं घर में, हम रोग मुक्त हो जाते हैं। तो सोशल वैल्यू के लिए भी जैव विविधता एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सौंदर्य संबंधी महत्व, एस्थेटिक वैल्यू। सौंदर्य संबंधी जो मूल्य है, इसका अर्थ होता है बच्चे कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम शोभा के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए क्या करते हैं, लगाते हैं। जैसे घर में गमले में लगे हुए बहुत सारे फूल, अलग अलग किस्म के हम फूल लगाते हैं ना, तो क्या है, वो फूल, वो पौधे सब क्या है, जैव विविधता के उदाहरण है। ठीक है ना, है कि नहीं है। चिड़ियाघर में आप चले जाइए, राष्ट्रीय उद्यानों में चले जाइए, तो कितना सुंदर लगता है राष्ट्रीय उद्यान। वहां क्या है, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं, है कि नहीं है। तो सौंदर्य को भी बढ़ाने में, सौंदर्य संबंधी मूल्य को भी बढ़ाने में जैव विविधता का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अंत में है पारिस्थितिकीय सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विस, जिसको कि हम इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है, जिसमें कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं, तो वो क्या करता है, पर्यावरण के संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, पेड़ पौधे होंगे तो मृदा का अपरदन क्या होगा, कम होगा। जीव जंतुओं के लिए क्या होगा, प्राकृतिक आवास मिलता है। तो इससे जो जैव विविधता, एक जो प्राकृतिक संसाधन है हम मनुष्यों के लिए और इस जीवन के लिए, उसमें विविधता बनी रहती है, उसका संरक्षण और संवर्धन होता रहता है। तो इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी, जो इकोसिस्टम है, जो भिन्न भिन्न इकोसिस्टम है, उसका बने रहना, ठीक है ना, और उसका ठीक ढंग से काम करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए क्या हो कि वनों की कटाई ना हो, जल प्रदूषण ना हो, ठीक है ना, ताकि जो जलीय जीव है वह अच्छे से रह सके, वनों में रहने वाले जो जीव है वह अच्छे से रह सके, और हमारा पर्यावरण क्या हो सके, संतुलित हो सके। तो जैव विविधता का महत्व पारिस्थितिकीय सेवाएं के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण और एक तरह का संवेदनशील विषय है कि जैव विविधता में ह्रास के क्या कारण है। जैव विविधता का जो ह्रास हुआ, उसके कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ और हो रहा है लगातार। कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप आज देखें कि बहुत सारे पशु पक्षी जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे पशु पक्षियों का क्या हो गया है, अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता चला गया है। बहुत सारे जलीय जीव क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इतना खूबसूरत प्रकृति का एक जो उपहार है बायोडाइवर्सिटी, वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, उसमें ह्रास क्यों आ रहा है, क्यों जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं। इसके कारणों को हमें समझना है, और वही कारण आएंगे जैव विविधता में ह्रास के क्या क्या कारण हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं, कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर के आंगन में इतनी गौरैया होती थी, इतनी गौरैया होती थी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, अब देखने को नहीं मिलती है। पता नहीं आपके यहाँ गौरैया होती थी कि नहीं होती थी। छोटी सी चिड़िया है, वो नहीं दिखाई देती है। गिद्ध नहीं दिखाई देते, बहुत कम दिखाई देते हैं, है कि नहीं है। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो धीरे धीरे ह्रास के कगार पे खड़े हैं, या उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है, कुछ का और कुछ का होने वाला है। हम उन कारणों की पड़ताल करेंगे कि जैव विविधता क्यों, उसका नुकसान क्यों हो रहा है, उसका ह्रास क्यों हो रहा है। ठीक है, एक एक करके 3-4 कारण है, उसको मैं बताता हूँ। जैव विविधता में ह्रास का जो पहला कारण है वह है प्राकृतिक आवासों का विनाश, हैबिटल लॉस जिसे हम कहते हैं। प्राकृतिक आवासों के विनाश का मतलब यह है कि मनुष्य की जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। लगातार तेजी से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है। मनुष्य नए नए तकनीक इजाद कर रहा है, वह विकास की नई नई संभावनाएं तलाश रहा है। मनुष्य शहरीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, औद्योगिकरण के लिए आगे बढ़ रहा है। यानी कि मनुष्य शहर बनाने के लिए, रहने योग्य जमीन तलाशने के लिए, उद्योग बसाने के लिए क्या कर रहा है, धीरे धीरे जंगलों को काट रहा है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। तो जंगलों को नष्ट किए जाने से विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं का जो निवास स्थान है वह क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से बहुत सारे जीव जंतु धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण, ठीक है, जो हम जंगल काट रहे हैं, वनों को जो हम समाप्त कर रहे हैं, तो
तो उस पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके सामने कठिनाई उपस्थित हो रही है और धीरे धीरे वो समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए नदी है, तो नदी में हमने बांध बना दिया, बांध बना के रोक दिया, तो उस कारण से क्या हो गया, बहुत सारे जलीय जंतुओं को क्या होने लगी, समस्या पैदा होने लगी, उनका आवास छिन गया, ठीक है ना। जो स्वतंत्र प्रवाह था उनका जीवन का, घूमते रहने का जल में यहां से वहां, वह बाधित होने लगा। इस कारण भी बहुत सारी बाधाएं आई। तो हम प्राकृतिक आवास, जो नेचुरल रहने की जो जगहें हैं, जैसे कि जंगल हो गया, नदी हो गई, समुद्र हो गया, इसको हम प्रभावित करते जा रहे हैं। इस कारण से अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और इस कारण से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। जैव विविधता के ह्रास का मतलब है कि जो जीवों में पाई जाने वाली जो विविधताएं हैं उसका स्तर कम होता जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हाथी है, घोड़ा है, गौरैया है, सांप है, ठीक है ना, गिद्ध है। अब पता चला कि 2 जीव पाए ही नहीं गए, तो जैव विविधता क्या हो गई, कम हो गई, होगी ना। 10 प्रकार की प्रजातियां हैं जीव जंतु की, उसमें से अगर 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता के ह्रास का एक प्रमुख कारण है। ठीक है। दूसरा कारण, इस टर्म को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वन्य जीवों का अवैध शिकार, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। मनुष्य का जीवन जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में तो आप देखें, जब मनुष्य के पास भोजन का, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मनुष्य क्या करता था, जंगलों पे निर्भर करता था, जीव जंतुओं पे निर्भर करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, मनुष्य ने शौक के लिए, ठीक है ना, या अपने लालच के लिए जीव जंतुओं का शिकार क्या करना, इलीगल रूप से, अवैध तरीके से उसका शिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। किसी जीव जंतु की खाल बहुत महंगी बिकती है, ठीक है ना, किसी के दांत शोभा के लिए घर में लगाए जाते हैं, किसी की सींग निकाल करके और घर में शोभा के लिए लगाया जाता है, किसी जंतु को मार करके उसके चमड़े से कोई बहुत अच्छी चीज बनाई जाती है। तो इस तरह से गलत ढंग से, अवैध तरीके से, इलीगल यानी कि गैर कानूनी ढंग से जो वनों में रहने वाले जो जीव जंतु थे उनका गलत ढंग से शिकार होने लगा, वो मरने लगे और इस कारण से भी जैव विविधता में काफी हद तक ह्रास आया। और इसका कारण भी कौन है, मनुष्य ही है। जैव विविधता में ह्रास लाने का एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, मनुष्य है। उसने अपने करतूतों से मनुष्य ने जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है। तीसरा जो कारण है जैव विविधता में ह्रास का, वह है मानव वन्य प्राणी संघर्ष, कि कैसे मनुष्य वन्य जीवों से या जलीय जीवों से, जो जीव जंतु हैं, उनसे कैसे उसने एक संघर्ष का नाता स्थापित कर लिया। ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि जब बढ़ती जनसंख्या के दबाव में मनुष्य अपने भोजन के लिए, शहरीकरण के लिए या विकास के लिए जंगलों को नष्ट करने लगा, ठीक है, तो जंगल में रहने वाले बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उन्होंने आवास की खोज में अलग अलग जगहों का रुख किया। ठीक है। जब आवास ही नष्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे। तो जब वो अलग अलग जगहों की तलाश के लिए जब उन्होंने रुख किया तो मनुष्य ने उसको मारना शुरू कर दिया। जंगल से भाग करके कोई चीता निकला है, या जंगल से भाग करके कोई हाथी आया है, गांव में पहुंचा है, या कहीं और मैदानी इलाके में पहुंचा है, लोगों ने उसे खतरा मानकर या जिस किसी भी अन्य वजहों से क्या कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। और इस कारण से मानव और जो वन्य प्राणी थे उनके बीच में क्या हो गया, एक संघर्ष एस्टैब्लिश हो गया और इस कारण से भी जैव विविधता में ह्रास आया। बहुत सारे जलीय जीव, बांध बनाया गया, ठीक है ना, प्रोजेक्ट्स बनाए गए, तो जल में जो रहने वाले जीव जंतु थे वो किनारे आने लगे या अलग तरह की समस्याएं उनके साथ में पैदा होने लगी। तो इस तरह से मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच जो संघर्ष था, उस संघर्ष ने भी जैव विविधता को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया और आज भी नुकसान पहुंचा रहा है। स्पष्ट है। के बाद अंतिम पॉइंट है, वह है प्राकृतिक आपदाएं। जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, ठीक है ना, जिसमें कि बाढ़ है, सूखा है, ठीक है ना, कुछ बीमारियां हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देखें कि अगर मान लीजिए बहुत तेज बाढ़ आ गई, बहुत बाढ़ आई,
जंगल में बाढ़ आ गई, पानी वहां पहुंच गया, तो छोटे छोटे जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना, नुकसान हो जाता है, उनको भोजन नहीं मिलता है, वह निकल नहीं पाते हैं, इससे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। मानव निर्मित आपदाएं भी हैं, जैसे जंगल में आग लग जाए, तो आप सोचिए कि अगर जंगल में आग लग जाए तो कितने सारे जीव जंतु झुलस के मर जाते हैं कि नहीं मर जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जैव विविधता को ह्रास होता है, नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ जैसे कि कोई बीमारी, कोई खास तरह का वायरस या कोई खास तरह की बीमारी चलती है और उससे बहुत सारे जीव जंतु क्या होते हैं, मरने लगते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जैसे कि मैंने मानव निर्मित आपदाओं की बात की, ठीक है, मानव निर्मित आपदा, ठीक है, इसमें जैसे कि मान लो मनुष्य की गलती से जंगल में आग लग जाए, ठीक है, तो बहुत सारे जीव जंतु क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। मानव निर्मित आपदाओं में क्या है, प्रदूषण भी है, वह वायु प्रदूषण कर रहा है, ठीक है ना, वह जल प्रदूषण कर रहा है, नदियों के माध्यम से कितने सारे कचरे, विषैले रसायन कल कारखानों के नदियों में बहाए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जलीय जीव क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वह कचरा, वह विषैला जल जाकर के समुद्र में मिलता है, तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और वहां भी जैव विविधता में ह्रास होता है। तो इस तरह से आप देखें कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक तो हैं ही, ठीक है, लेकिन इनकी तुलना में मानव निर्मित जो कारक हैं वो ज्यादा प्रभावी है, ठीक है। चाहे प्राकृतिक आवासों का नुकसान पहुंचाना हो, चाहे वन्य जीवों के साथ इनका संघर्ष हो, चाहे वन्य जीवों का अवैध शिकार हो, चाहे प्रदूषण के माध्यम से जैव विविधता को नुकसान पहुंचना हो, इन सब के लिए अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वह है। आई बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता के हॉटस्पॉट और जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। बस अंतिम पॉइंट हो गया। जैव विविधता से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम है जैव विविधता के हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, ठीक है ना। हॉटस्पॉट से मतलब है बच्चे कि जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, बहुत अधिक जीवों की विविधता हो, लेकिन वहां पे इस बात का भी खतरा है कि विलुप्त तो होने वाले जीवों की संख्या भी वहां क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, जहां बहुत अधिक जैव विविधता होगी, ठीक है ना, वहां वह क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होगा, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकता है, मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन वहां पर विलुप्ति के कगार पर पहुंचने वाले प्रजातियों की संख्या भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। ऐसे क्षेत्र को हम जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के 25 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और भारत में 2। भारत में जैव विविधता के 2 हॉटस्पॉट बताए गए हैं। उसमें है पहला पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो दोनों जगहों पे सर्वाधिक जैव विविधता देखने को भारत में मिलती है। सुंदरवन है और भी बहुत सारे इलाके हैं भारत में जहां पे जैव विविधता देखने को मिलती है, लेकिन 2 हॉटस्पॉट है भारत में, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। और पूरी दुनिया में कितने हैं, 25। ठीक है, आगे बात समझ में। और अब अंतिम टॉपिक आज का कि जैव विविधता संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, आप सब जान गए हैं कि जैव विविधता हमारे जीवन के लिए और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, और जैव विविधता में जो मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों से जैव विविधता का निरंतर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए जैव विविधता को बचाना बहुत आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारी सारी जरूरतें क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। और अगर जैव विविधता नहीं रहेगी, जैव विविधता का ह्रास होगा, तो यह मनुष्य के लिए और उसके जीवन के लिए क्या होगा, संकट होगा। अब जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधों का नाश होगा तो भूस्खलन बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वन समाप्त होंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा, बहुत सारे जीव जंतु जो क्या है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, मृदा अपरदन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, भूमिगत जल का स्तर कम होने लगा। क्यों?
क्योंकि बारिश नहीं होगी, पेड़ पौधे कम होंगे तो वर्षा का स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो बारिश कम होगी तो भूमिगत जल का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने क्या हो जाएंगी, एक एक करके खड़ी हो जाएंगी। खड़ी क्या हो जाएंगी, हो रही है, होती जा रही है। पेड़ पौधे कम होंगे, तापमान धरती का बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आप सारी चीजें देख ही रहे हैं, ठीक है कि नहीं। समुद्र का जो जल स्तर है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो इस तरह से जैव विविधता का संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। हम कुछ एक दो बिंदुओं पर बात करेंगे जिसके द्वारा हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को और अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु है स्व आवासीय संरक्षण। स्व आवासीय संरक्षण ये एक पहला ऐसा क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। स्व आवासीय संरक्षण में क्या होता है कि जो जीव जंतु जहां रह रहे हैं उनको हम स्थानांतरित ना करें, उनको हम हटाएं नहीं, उनको स्थानांतरित किए बगैर हम उनके लिए अनुकूल जो चीजें हैं, उनके लिए जो उपयोगी चीजें हैं, उन चीजों का हम क्या कर सके, प्रबंध कर सकें, ताकि वो जीव जंतु, वो पेड़ पौधे जीवित रह सके, उनके साथ हमारा संबंध बेहतर हो सके। तो जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास को नष्ट ना करें, उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट किए बगैर वो जिस दशा में रह सकते हैं, बेहतर जीवन जी सकते हैं, उसके लिए अनुकूल दशाएं क्या करना, प्राप्त कराना। पेड़ पौधों की कटाई ना हो, वनों को ना काटा जाए, ठीक है, और जीव जंतुओं के लिए उनके जीवन के अनुकूल वातावरण मुहैया करवाया जा सके। यह होता है स्व आवासीय संरक्षण, ठीक है। इस प्रकार के संरक्षण का जो उद्देश्य होता है वह होता है जो प्राकृतिक आधार पर पाई जाने वाली जो जनसंख्या है जीव जंतुओं को, उनकी हम सुरक्षा कर सकें। विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं, ठीक है ना, उन प्रजातियों में जो भेद हैं, ठीक है ना, जेनेटिक भेद हैं, उसको भी हम बनाए रख सकें, ठीक है। और दूसरा होता है वह होता है कृत्रिम आवासीय संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण का जो दूसरा आयाम है वह है कृत्रिम आवासीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। यह ऐसा आवासीय संरक्षण होता है जिसमें मनुष्य, मानवों द्वारा, हम इंसानों द्वारा एक पर्यावरण बनाया जाता है, एक वातावरण बनाया जाता है उन जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए जो विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। और उनको क्या किया जाता है, वैसे पर्यावरण में रखा जाता है ताकि वो प्रजनन करें और ठीक है फिर उनका क्या हो सके, विकास हो सके। जैसे कि मान लीजिए चीता है, कोई किसी खास किस्म का चीता है जो अब विलुप्ति के कगार पे खड़ा है, तो क्या करना, ये चीता जहां पाया जाता है, ठीक है ना, वहां से कुछ नर और कुछ मादा चीता को लेकर के आना, ठीक है। ये कैसी परिस्थिति में रहते हैं, कैसा भोजन करते हैं, ठीक है ना, किस तरह से रहते हैं, उस तरह का वातावरण इनके लिए क्या करना, तैयार करना। और उस तरह के तैयार किए गए वातावरण में क्या होगा, प्रजनन के द्वारा इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी और फिर से हम ऐसे प्रजातियों को, ऐसे जीव जंतुओं को क्या कर सकेंगे, रिवाइव कर सकेंगे। तो इसके लिए कृत्रिम जो आवासीय संरक्षण आवश्यक होता है। इसमें क्या होना, चिड़ियाघर बनाना, पौधों के लिए, पादपों के लिए उस तरह के आवास बनाना, उस तरह के क्लाइमेट खोजना जिसमें वो रहते हों और जीवन अपना बेहतर ढंग से बिता सकें और प्रजनन के द्वारा उनकी संख्या हम फिर से प्राप्त कर सकें। तो ये जो दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। इसमें तीसरा जो कारण है वह प्रदूषण रोकना, ठीक है। प्रदूषण को रोक करके भी हम जलीय जीवों को बचा सकते हैं, ठीक है ना। वनों की कटाई न करें, वनों की कटाई से ना करने से भी जो प्राकृतिक जैव विविधता है वह बनी रहती है। यानी कि मनुष्य के ऐसे क्रियाकलाप, जिन क्रियाकलापों से जैव विविधता को नुकसान होता है, उन क्रियाकलापों की रोकथाम करना, तभी आप जैव विविधता का संरक्षण कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के स्तर, ठीक है, जैव विविधता का महत्व, फिर जैव विविधता ह्रास के कारण और अंत में हमने जाना, उसके बाद हमने जैव विविधता हॉटस्पॉट और फिर जैव विविधता का संरक्षण।
आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि परीक्षा में जैव विविधता से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है।